एक करके दबाव भी बनाया, नितिन गडकरी जी से मिलने भी गए। तो आज वो 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का लोहार चुरुडू ब्रिज आपके यहां पर बनने की शुरुआत हुई है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। छोटा सा विधानसभा काम जो पंजाब का था वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मैं केंद्र मंत्री से वो भी बात कर रहा हूं, हम इसको भी आगे जोड़ देंगे अगले 2 साल में, और 2026 तक हमारी जम्मू तक ये ट्रेन लाइन जुड़ जाएगी। हम जम्मू भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, और देश के लखनऊ से एक भव्यता नजर आती कि अंदर बैठकर बारिश के समय हम कुछ भी कर सकते हैं। हम यहां पर धार्मिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं, राजनीतिक भी कर सकते हैं, खेलकूद भी कर सकते हैं। और यहां के युवाओं को देखकर तो मुझे लगता है कि ऐसे स्थान पर तो एक बढ़िया सा इंडोर स्टेडियम बन जाए तो हमारे युवाओं को 4 चांद में। भाई बनना चाहिए इंडोर स्टेडियम कि नहीं बनना चाहिए? मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खेल महाकुंभ करवाता हूं, और उसका एक भव्य आयोजन गगरेट में अगर आप देखो तो बहुत बड़ा आयोजन लोगों ने किया था। यहाँ के युवाओं में बहुत बड़ी ताकत है, और मुझे लगता है यहाँ पर इंडोर स्टेडियम बनेगा तो यहाँ के युवा हमारे न केवल खेलेंगे बल्कि मेडल जीतने का काम भी हिमाचल प्रदेश के लिए करेंगे। तो मैं अपनी ओर से न केवल युवाओं के लिए बल्कि मैं चाहता हूं युवाओं के द्वारा मेडल जीतने के लिए भी यहां पर इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं, ताकि और हमारा प्रयास रहेगा कि 2 साल के अंदर आपका इंडोर स्टेडियम 24 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाए, और आप सबको वो करोड़ों रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम मिले। ज्यादा समय नहीं हुआ, हमारा कार्यक्रम बहुत लेट हो गया। मुझे आज हरोली का कार्यक्रम करके महाराष्ट्र में पहुंचना है, मेरी रात को महाराष्ट्र में मीटिंग है। तो आप सब आए, और आप सबकी ओर से मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जोरदार तालियों के साथ।
कहा है कि जनता की भागीदारी, जन भागीदारी से जन आंदोलन और नागरिकों का कर्तव्य पालन, और मोदी जी ने कहा नहीं, करके दिखाया। जो अंग्रेजों के समय से राजपथ था, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, अब वो राजपथ नहीं, वो कर्तव्य पथ बना दिया है मेरे भाई और बहनों। ये गुलामी की सोच से बाहर निकालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सबको भी अपना कर्तव्य निभाना है। आइए इकट्ठे मिलकर प्रण ले कि हम भारत के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम एक नागरिक के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, कर्तव्य पालन करेंगे, नए भारत का निर्माण करेंगे, अपने देश को महान बनाएंगे। हम इकट्ठे मिलकर बनाएंगे मेरे भाइयों। अगर लगता है सब लोग इकट्ठे मिलकर बनाएंगे, अगले 25 साल तक कर्तव्य पालन करेंगे, तो बोले भारत माता की। जिन्होंने प्लेटां चक लिया वो थल्ले रख के जरा हाथ ऊपर चक दे। जो पीछे खड़े कुर्सी नहीं मिली वो भी बोले भारत माता की, भारत माता की। भाई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी क्यों हाथ नीचे उठाते? आज की तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने दिलों की धड़कन हमीरपुर पार्लियामेंट के हमारे जुझारू और केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर जी के विचार सुने। उन्होंने कहा जितने स्टेडियम चाहोगे उतने बनाएंगे, युवा का ग्रेड की ग्राउंड में खेले नशों से दूर है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। इससे पहले कि इस प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, ईमानदार, मातृभाषी, एक जीवन में ये बात याद रखना, मेरी जीवन की बड़ी लंबी राजनीति में 30-35 साल लगाए हैं। मैंने इनका जैसा सहनशील काम करने के लिए कभी माथे पर एक पैसे का गुस्सा नहीं। ऐसे हमें मुख्यमंत्री मिले हैं, इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे पहले कि आप बोले, ये जो जिस जगह पे पंडाल लगा है यह नगर पंचायत हमारी जगह है और ये पंजाब की जगह, यहाँ कभी इससे पहले आर्मी के लोग जब यहाँ से गुजरते थे रुकते थे, ये केंद्रीय सरकार की जगह है। मानिए डीसी महाजन जी ने क्रॉसबॉन्डिंग कर ली है इनको जगह और देने के लिए, और ये जगह नगर पंचायत के लिए यहाँ एक पार्क बने, यहाँ बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम बने। ये 26 कनाल की भूमि, इसके ऊपर 40 लाख रुपया 4 माली का खर्च होगा। इसके लिए मेरी ये मांग आज इसलिए है कि आप यहाँ बैठे हैं और एक आर्मी के लिए हमारे जितने आर्मी वाले उनके लिए कमेटी का हाल, उनके लिए 2 शादी की और बने, उसके लिए भी बने। डीसी महोदय जी ने क्रॉसबॉन्डिंग कर ली है, जमीन फेंक ली है, जमीन ट्रांसफर हो रही है,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही जोश भरे भव्य कार्यक्रम में जो हिमाचल प्रदेश की यात्रा का गठन के पश्चात 75 वर्ष का अवसर पूर्ण हुआ है, इस अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जिनका आपने संबोधन अभी सुना, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जिनके पास यूथ एंड स्पोर्ट्स का भी डिपार्टमेंट है, भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री भाई वीरेंद्र कंवर जी, हमारी पार्टी के बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और विधायक रहे, और वित्त आयोग के वर्तमान में हमारे अध्यक्ष के नाते आप काम कर रहे हैं, भाई सतपाल सिंह सत्ती जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई राजेश ठाकुर जी, आपके पड़ोस के लोकप्रिय विधायक भाई बलबीर जी, पार्टी के हमारे साथी श्री राममूर्ति शर्मा जी, मनोहर लाल जी, जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष श्री सतपाल जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा प्रमीला जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनिल प्रजाल जी, महिला मोर्चा की मंडल की अध्यक्षा ममता जी, हमारे बीच में समाज सेवी श्री शादीलाल जी, डिप्टी कमिश्नर ऊना, एसपी ऊना, विभागों के सभी अन्य अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आप सब बहुत गर्मजोशी के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, पार्टी के सब साथियों को भी बधाई देता हूं, भाई राजेश को भी बधाई देता हूं। आज सुबह जब शिमला से अपने क्षेत्र से मैं यहां के लिए रवाना हुआ, वहां तो धूप लगी थी और हम निश्चिंत होकर के ये मान के कर रहे थे कि ऊना का मौसम भी अच्छा होगा, यानी कि अच्छे का मतलब अच्छा तो बहुत लग रहा है इस वक्त, ये तो और अच्छा लग रहा है मुझे, यानी कि बादल नहीं होगा, बारिश नहीं होगी ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे हम यहां पर पहुंचे, इतना जबरदस्त का तूफान था, इतनी जबरदस्त बारिश थी, जहाज इधर को मोड़ रहे थे वो उधर को जा रहा था। पायलट ने कहा कि संभव नहीं है, मैंने कहा थोड़ा और नीचे ले जाकर के जरा कोशिश करो। उन्होंने कहा कि मैं जमीन से सिर्फ 1 किलोमीटर ऊपर हूं, इसके बाद इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। बाई चांस मैंने देखा कि मोबाइल में सिग्नल आ रहा है, मैंने भाई सतपाल जी को फोन किया, मैंने कहा भाई हम तो यहां संकट में फंसे हैं, अगर हमारा यहां उतरना नहीं हो पाया तो दूसरी जगह कहां उतर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जलेड़ा की तरफ जाओ।
पायलट ने कहा कि वहां पर भी जाना संभव नहीं है, बहुत हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, हम चंडीगढ़ चलते हैं। हमने कहा चंडीगढ़ गए तो हम गगरेट बालू को कैसे मिलेंगे और कैसी परिस्थिति ऐसे लगी। मैंने कहा कि एक बार आप कोशिश करिए और वो कोशिश कामयाब हुई। आखिरकार हम जलेरा में उतरे और उतरने के बाद आप सबके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचे। यहां आप लोगों ने गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, इसके बाद और भी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी हम जाएंगे। आजकल इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत चर्चा कर रहे हैं हमारे विपक्ष के मित्र, और मालूम नहीं ऐसी परिस्थिति हो क्यों गई। हिमाचल में हमारी सरकार है, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। हम अपने सरकार के किए हुए कामों को लोगों तक ले जाने के लिए काम नहीं करेंगे तो कहां से कोई बाहर से दूसरे देश से लाएंगे किसी आदमी को हम कि आप जाइए, जो हमने काम किए हैं उनको लोगों के बीच में पहुंचाइए। ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है और ये हमारे लिए हमारी एक जिम्मेवारी भी है, जिस जिम्मेवारी का हम निर्वहन कर रहे हैं। और इसलिए पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि जहां आजाद भारत के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और ये भी संयोग है कि हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की एक लड़ी, एक घड़ी बना करके रखी है, जो आप सब देख रहे हैं, हर रोज कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हमने एक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष पूरे होने के पश्चात, कि हम पूरे हिमाचल में जाएंगे और सार्वजनिक मंच से लोगों का हिमाचल के विकास में उनके द्वारा दिए गए योगदान का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। इसलिए आज के इस विधानसभा क्षेत्र में आप सबके बीच में हम आए। हम लोगों का धन्यवाद भी नहीं करें जिन लोगों ने अपनी मेहनत से, परिश्रम से हिमाचल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। और उसके साथ साथ हमने ये तय किया कि लोगों का भी धन्यवाद करेंगे और उसके साथ लोगों से इस बात के लिए निवेदन भी करेंगे साथ में कि 75 वर्ष का सफर पूरा हुआ, इस यात्रा को गौरवमय यात्रा के रूप में आप सबके माध्यम से हम पूरा कर चुके हैं, लेकिन आगे का सफर, आगे की यात्रा भी आप सबके सहयोग से हमको और तेजी से बढ़ानी है, ताकि हिमाचल प्रदेश और ऊंचा होकर के जो है पूरी दुनिया के मानचित्र पर, देश के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में सफल हो सके। इसलिए हमने कहा कि हम जाएंगे लोगों के बीच में। कहने लगे कि बड़ी बड़ी तंबू लगा दिए। हमने कहा कि भाई हमारा तंबू तो यहां भी लगा है, दिल्ली में भी लगा है, तुम्हारा उखड़ गया, यहां भी उखड़ गया, दिल्ली में भी उखड़ गया, इसका हम क्या कर सकते हैं। और हमारा तंबू तो अभी 20 वर्ष लगा रहेगा। इनको मैं कहना चाह रहा हूं, नरेंद्र भाई मोदी जी देश में 20 वर्ष से पहले नहीं, जब तक है तब तक भी नरेंद्र भाई मोदी जी का तंबू पूरे देश में लगा रहेगा, गड़ा रहेगा। ये हम उन मित्रों को कहना चाहते हैं। और उनके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भी हम जिक्र कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की यात्रा के 75 वर्ष पूरे हुए, और हिमाचल प्रदेश की 75 वर्ष की यात्रा को आप सब लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम लोग यहां पर होंगे जिन्होंने इसको देखा भी है। यानी कि 75 साल पहले इसकी बात कर रहा हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मुझे बहुत कम, कहीं मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कोई आदमी यहां पर 75 साल की आयु का है। इसलिए लोगों के बीच में ये बताना जरूरी है, आने वाली पीढ़ी के समक्ष इस बात को कहना जरूरी है
कि 75 वर्ष पहले हिमाचल कैसा था और आज हिमाचल कैसा है। हिमाचल तब और हिमाचल अब, इसको समझने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि बाईं तरफ हमारे यहां पर प्रदर्शनी लगी है, आप सारे महकमों की उस प्रदर्शनी में जाकर के देखें और जाकर के देख करके आए कि 75 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में सड़कों की क्या स्थिति थी, पुलों की क्या स्थिति थी, शिक्षा की क्या स्थिति थी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, कृषि के क्षेत्र में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। 75 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में जब हम चंबा में इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए गए तो एक पुल वहां पर हमको दिखाई, उसका फोटो दिखाई, यहां पर भी वो फोटो होगा, घास की रस्सी बना करके नदी को पार करने के लिए पुल बनाया और लोग उस घास की रस्सी से बने हुए पुल के ऊपर से जा रहे थे। ऐसा भी दौर था। 75 साल पहले ऐसा भी दौर था, नदी को पार करने के लिए पुल नहीं होता था, भैंस की खाल में हवा भर के उसका सहारा, उसको फुला करके उसका सहारा लेकर के नदी को पार किया जाता था। और कितने लोग ऐसे होंगे जिनसे वो भैंस की खाल का लिया हुआ सहारा हाथ से टूट गया और नदी में ही समा गए। वो संख्या ही नहीं है। जब हिमाचल बना था 228 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में थी, आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 39,500 किलोमीटर सड़क है। जब हिमाचल बना था उस वक्त साक्षरता दर 4.8% थी और यहां माताएं बहनें बैठी हैं और महिलाओं की जो साक्षरता दर 2% थी, यानी कि 100 में से 2 महिलाएं पढ़ी थी। और आज हमारे लिए खुशी की बात है, हम केरल से पीछे नहीं, हम केरल के बराबर हैं। पूरे देश भर में साक्षरता दर में हिमाचल केरल के साथ बराबर है और इस बात के लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम बहुत सारी बातों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश के इस यात्रा में सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है, वो योगदान सभी भाई बहनों का रहा, हर हिमाचल वासी का रहा है, एक मजदूर का रहा है। मजदूरी करते हुए उसने हिमाचल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। एक कर्मचारी का अपनी एक भूमिका रही, एक डॉक्टर की, एक इंजीनियर की, एक किसान की, एक बागवान की, एक बुजुर्ग की, मार्गदर्शन करने के लिए एक युवा को जो है आगे काम करते हुए आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति का योगदान है। इसलिए आप लोगों ने यहां हमसे पहले वो एक वीडियो देखी होगी जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में आज से पहले जो जनप्रतिनिधि के नाते हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे उनका भी हमने जिक्र किया है। चाहे डॉक्टर YS परमार रहे, चाहे श्री वीरभद्र सिंह जी रहे, चाहे श्री शांता कुमार जी रहे, ठाकुर रामलाल जी थोड़े वक्त के लिए रहे, श्री प्रेम कुमार धूमल जी 2 बार मुख्यमंत्री, सबने अपना अपना योगदान अपने हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए दिया। और ऐसे में सबको स्मरण करते हुए अगर हम सब लोगों के बीच में जाकर के उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या गुनाह कर रहे हैं। भाई और बहनों, में आप सबका इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि हिमाचल में हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। लेकिन ये 5 वर्ष का कार्यकाल सामान्य परिस्थितियों का कार्यकाल नहीं था। ये कार्यकाल बाकी परिस्थितियों की तुलना में अलग तरह का कार्यकाल था और वजह कोविड का दौर बीच में आया। सब लोग विचलित हुए, बहुत परेशान रहे, परेशानी के दौर में एक अलग तरह की परिस्थिति हमारे सामने थी। क्या होगा मालूम नहीं था, कितने लोग रहेंगे इस दुनिया में ये भी मालूम नहीं था। एक तनाव का माहौल हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में था। बुजुर्गों को कैसे बचाया जाए, घर के अंदर उनको किस प्रकार से उनको रहने के लिए
आग्रह करना पड़ा। लेकिन मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने उस संकट की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार को सहयोग दिया, समर्थन दिया। हर कदम पर जो भी बात बताई गई उस पर आप लोगों ने सहयोग दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हजारों की संख्या में यहां पर अगर आप बैठे हैं, निश्चिंत होकर बैठे हैं, उसकी वजह एक है क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिना पैसे के वैक्सीन सबको दी। फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन को पूरे देश भर में पूरा किया गया। और मुझे इस बात के लिए आप सबका इसके लिए भी धन्यवाद करना है कि हिमाचल पूरे देश भर में वैक्सीन में पहले नंबर, पहली डोज में भी पहले नंबर पर और दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर आया। उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों और बहनों, जहां तक अपने अपने क्षेत्र के विकास की बात है, और मैं इस बात को मैं देख रहा था कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में हर तरह से विकास हुआ। हिमाचल में सरकार बनने के बाद अगर पहला कहीं एसडीएम का दफ्तर खोलने का ऐलान मैंने मंच से किया तो आपका ये विधानसभा क्षेत्र, गगरेट विधानसभा क्षेत्र, जहां पहला एसडीएम का दफ्तर किया। मैंने अधिकारियों से पूछा, हमने कहा एसडीएम का दफ्तर नहीं यहां पर खोलना है, क्या करना है? अधिकारी कहने लगे कि एसडीएम के दफ्तर जितने हमारे खुल गए हैं इससे ज्यादा खोलना उचित नहीं है। हमने कहा यहां की जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करना है, हमने अनाउंस कर दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक अच्छी शुरुआत इस विधानसभा क्षेत्र में जो होनी चाहिए थी काम की, उस शुरुआत को हमने आपके एसडीएम के दफ्तर खोलने के साथ किया। बहुत सारी योजनाओं का हम यहां पर जिक्र कर सकते हैं। स्वाइन चैनलाइजेशन की अगर बात कहें, 235 करोड़ रुपए की लागत से उस कार्य को गति देकर के उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ाया। आपके यहां पर जिस पुल का जिक्र यहां पर अनुराग जी कर रहे थे, लोहारली पुल का, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। 45 करोड़ रुपए का 3 विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता है, आपके गगरेट को, चिंतपूर्णी को और हरोली को भी जोड़ता है। ये आपकी एक मांग थी, वर्षों से मांग थी। हमने कहा ये हमारी प्राथमिकता, ये होना ही चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। और उसको पूरा करने के लिए सब लोगों ने, हम लोगों ने एकजुट होकर के उसके लिए आगे बढ़ करके काम किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें हमको सफलता मिली। लेकिन ये सारी चीजें कब होती है, जब जिसका जिक्र अनुराग भाई यहां पर कर रहे थे, ये तब होता है जब डबल इंजन की सरकार, यहां भी हम वहां भी हम, यानी कि हर जगह दिल्ली से हिमाचल तक और नीचे विधानसभा तक ये कनेक्शन इस प्रकार से जुड़ता है तो क्षेत्र में विकास करने के रास्ते खुल जाते हैं। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आपके यहां पर जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के माध्यम से जो प्रोडक्ट एथेनॉल का जो प्लांट यहां पर लगने वाला है, उसकी भी सारी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। 31 एकड़ जमीन का जो है इंतजाम उसके लिए कर दिया है। और ये प्रोजेक्ट जो है, चाहे वो हमारा एथेनॉल का है और उसके साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम का की ओर से जो हमारा पेट्रोल का है, डीजल का, इसका है, तो उसके लिए जो 700 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में बन करके तैयार होगा। लगभग 1000 गाड़ियों के लिए, 1000 ट्रकों के लिए यहां पर काम मिलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्षेत्र की इकोनॉमी, क्षेत्र की डेवलपमेंट का उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं भाई और बहनों, हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के लिए तो विकास देखने को तब मिला जब सरकार केंद्र में भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो हिमाचल को इंडस्ट्रियल पैकेज मिला। इंडस्ट्रियल पैकेज के साथ साथ में
आपके इस विधानसभा क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल यूनिट लगे हैं, जहां कुछ एक जगह ऐसे ऐसे यूनिट लगे हैं जहां पर 2-2 हजार जो है उसमें नौजवानों को रोजगार उसमें उपलब्ध हुआ है। और आज इस बात को लेकर के हम कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल पैकेज तब मिला था जब अटल जी थे, और दूसरा इंडस्ट्रियल पैकेज तब मिला जब नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नाते कार्य कर रहे हैं। बल्क ड्रग फार्मा का जो हमारा पार्क है, उसकी स्वीकृति हाल ही में कुछ दिन पहले हमको मिली है। पूरे प्रदेश की इकोनॉमी में, प्रदेश के विकास में उसका एक आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण उसका रोल रहेगा। हमारे कुछ मित्र कहते थे ये नहीं होगा, ना राधा नाचेगी, ना नौमन तेल होगा, लेकिन यहां तो आपके सामने हो रहा है। बल्क ड्रग फार्मा का पार्क जो ऊना में जहां पर हमारे बनने वाला है, जहां जिस विधानसभा क्षेत्र में भी हम जाने वाले हरोली विधानसभा क्षेत्र में, वहां मैं ये कहना चाहता हूं उसमें 1000 करोड़ रुपए केंद्र से मिले। ये भाई और बहनों 3 प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए थे, और हमने हिमाचल प्रदेश में इसके लिए इतनी बड़ी मेहनत की इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए। कम से कम 10 बार मैंने अधिकारियों की बैठक की होगी, एक एक चीज को लेकर के हमने कहा कंपटीशन, क्योंकि इसमें कंपटीशन था। कौन सस्ती बिजली देगा, कौन सस्ती जमीन देगा, कौन सस्ता पानी देगा, कौन रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, ये सारी चीजों को लेकर के, और जमीन कितनी देंगे, इस सारी बात को लेकर के हमने कहा ये करना है, हर हालत में करना है और करके दिखाना है। अधिकारियों के साथ हमने लंबी चर्चा करने के बाद, बार बार चर्चा करने के बाद एक निर्णय लिया, और आखिरकार उसमें हम सफल हुए। पूरे देश भर में 3 ये हमारे बल्क ड्रग फार्मा के पार्क मिले, और हिमाचल उसमें पहले नंबर पर है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। हम केंद्र में एक बार नहीं अनेक बार मिलते रहे। भाई अनुराग जी भी जाकर के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलते रहे, हमने प्रधानमंत्री जी से भी बात की। हर टूर जब दिल्ली होता था, बल्क ड्रग फार्मा के लिए हम आवाज करते थे कि ये होना चाहिए। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि हम उससे सफल हुए, और सफलता से जो परिणाम आया है उसमें आप सबका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं आज के इस कार्यक्रम में लंबा बोलूं, ये मुझे लगता है कि अब उचित नहीं है, क्योंकि अगले कार्यक्रम के लिए भी हमने जाना है। यहां भाई राजेश कह रहे हैं कि इथेनॉल का बनाने का जो हमारा कारखाना गगरेज में जो मंजूर हुआ है, उसको जीतपुर बेड़ी में यहां पर लगाया जा रहा है। स्थान भी उसके लिए तय हो गया है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबको भी डिप्टी कमिश्नर से भी बात कर रहा था, उसकी जमीन का उपलब्ध कराने की सारी फॉर्मेलिटीज लगभग कंप्लीट हो गई है। जहां तक हिमाचल प्रदेश हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल, भाई और बहनों, मैं कह सकता हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए मदद करने के रास्ते खोले। आज अगर हिमाचल प्रदेश में अभी हमने बजट प्रस्तुत किया, एक मजदूरी करने वाला मजदूर की दिहाड़ी 50 रुपए एक साथ बढ़ाने का हिमाचल प्रदेश में किसी और सरकार ने इतिहास नहीं बनाया। हमने 50 रुपए दिहाड़ी बढ़ा करके, इसका मतलब कि 1 महीने का 1500 रुपए का उसको लाभ मिला। इस काम को हमने अपने हाथों से, हमें मालूम है कि मजदूर मजदूरी करता है, मेहनत करता है, सुबह से शाम करता है, और उसके बाद अपने उस पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, बच्चों को पढ़ाता है। उसके लिए जरूरी है। आंगनबाड़ी वर्कर जो काम करते थे, उनके लिए हमने 1700 रुपए का इसका महीने का बढ़ाया, जो आज से पहले कभी नहीं बढ़ा था। और आशा वर्कर जिन्होंने कोविड के संकट में बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, और उनसे 1825 रुपए उनका हमने महीने का बढ़ाया। आज से पहले कभी भी आशा वर्कर का पैसा इतना नहीं बढ़ा। पंचायत का चौकीदार है, चाहे नंबरदार है, चाहे कोई सारी कैटेगरी का मिड डे मील वाला, हर का 900 रुपए महीने का हमने बढ़ा करके उनको मदद करने की कोशिश की। जिनका 90 रुपए बढ़ता था, 100 रुपए बढ़ता था, 50 रुपए बढ़ता था, सीधा 900 रुपए महीने का बढ़ाया। और आज हमारे विपक्ष के लोग अगर कहते हैं, हमारे सामने प्रश्न खड़ा करने की कोशिश करते हैं
मैं उन मित्रों को कहना चाहता हूं कि अगर आंकड़ों के साथ आप बात करेंगे तो मुकाबला करके देखिए। वो लोग हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो 400 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्चते थे। हम 1300 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों की सेवा करने के लिए, विधवाओं की सेवा करने के लिए खर्च करें। वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश में पेंशन दे। वो गरीब आदमी बीमार हो जाए उसके इलाज के लिए फूटी कौड़ी नहीं देते थे, हम 5 लाख रुपए तक उसके इलाज के लिए खर्च करने के लिए हिमकेयर लाए और हिमकेयर के माध्यम से उनका इलाज आज हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत पूरे देश भर के लिए की। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर जो है गरीब आदमी के लिए उसमें किया गया है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी मुझे इस बात की खुशी है, लगभग 20 लाख लोग उसके अंदर कवर हुए, लेकिन हिमाचल की आबादी तो 70 लाख के ऊपर हो गई। प्रश्न खड़ा हुआ कि जो बाकी बचे हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता कौन करेंगे। हमने कहा प्रधानमंत्री जी के सामने पूरा देश है और हमारे सामने तो हमारा सिर्फ प्रदेश है, बाकियों का जिम्मा हम लेंगे। हमने बाकी सभी हिमाचल वासियों के लिए हिमकेयर की एक योजना शुरू की और उस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर उसके अंतर्गत हम दे रहे हैं। आज तक 3,20,000 से ज्यादा लोगों का इलाज मुफ्त में करके उनको स्वस्थ करके हम घर भेजने में सफल किए। फिर भी इसके बावजूद हमें पूछा जाता, जो लंबे समय तक सत्ता में रहे उनसे इस बात को पूछना चाहिए, क्या उनके जमाने में कोई आदमी बीमार नहीं होता था? क्या उनके जमाने में गरीब आदमी हॉस्पिटल जाता था और हॉस्पिटल में उसके पास इलाज करने के लिए पैसे जब नहीं होते थे, उसके कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जगह जमीन घर गिरवी कर दिया इलाज के लिए, जिंदगी बचाने के लिए परिवार के सदस्यों ने, उनकी गिनती करना संभव नहीं है भाई और बहनों। लेकिन सत्ता में रहे जो लंबे समय तक जो कांग्रेस के लोग कभी नहीं सोचा कि उन गरीब लोगों के लिए कुछ योजना सोचनी चाहिए। हमने तो यहां तक सोचा तो ऐसे लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो चल नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते हैं, कोई बीमारी ऐसी लग गई, दूसरे आदमी को पानी पिलाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, टॉयलेट ले जाने के लिए भी व्यवस्था उनको उठा करके करनी पड़ती है। ऐसे लोगों का किस प्रकार से उनकी सेवा कर सके, मैंने हिमाचल प्रदेश में एक नई योजना सहारा योजना की शुरुआत की। 20,000 हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो बिस्तर पर पड़े हैं, चल नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम 3,000 रुपए हर महीने का उनके खाते में डाल करके उनकी मदद करें, सेवा के साथ काम करने की कोशिश की। एक बेटी बीपीएल परिवार की है, गरीब है, और जब उसकी शादी का अवसर आता है, मां बाप की भावना होती कि हम बेटी की शादी करने के लिए कुछ लोगों को बुलाएं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास पैसा नहीं होता। हमने कहा गरीब की बेटी हमारी बेटी, यानी कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हमने शगुन योजना की शुरुआत की, जिस दिन उस गरीब बेटी की शादी होगी 31,000 रुपए हम उस बेटी के खाते में डाल करके शगुन देंगे और शुभकामनाएं देंगे, उसको आशीर्वाद देंगे। गरीब के करीब रह करके काम किया और आगे बढ़कर के भी हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को भी देखा, हमारी माता बहनें काम के लिए आज घर से बाहर जाती हैं, कोई दुकान चलाती है, अपना कारोबार करती है, कोई नौकरी करती है, कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए काम करती है, लेकिन उनके आने जाने के लिए कठिनाई होती थी। कुछ महिलाओं ने हमारे साथ बातचीत की, कहा कि हमारे लिए आने जाने का किराया इतना ज्यादा हो गया जिसमें हमको आने जाने में बहुत पैसा लग जाता है। हमने विचार किया, हमने कहा महिलाओं की संख्या कुल आबादी का आधा हिस्सा है और हमने ये तय किया कि महिलाओं का अगर आबादी का आधा हिस्सा है तो किराया भी उनसे आधा लिया जाएगा। ये भी हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया। जो लंबे समय तक कांग्रेस के नेता सत्ता में रहे उनको इस बात को लेकर के ख्याल,
आज सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं काम कर रही हैं 25,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड उनको दे रहे हैं। अगर किसी ने लोन लेना है तो उनके लिए लोन के लिए भी 4% पर हम लोन देने का प्रावधान किए हुए हैं। हम महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का उत्थान किस प्रकार से हो सके उसके लिए काम कर रहे हैं। और इसी तरह से हमने आगे बढ़कर के एक और काम किया हिमाचल प्रदेश में। जो हमारी बिजली है, इस बिजली को हिमाचल पैदा करता है, हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचते हैं। हमने कहा मुफ्त का विषय नहीं, हम राहत देंगे। राहत महिलाओं के लिए भी हमने ये नहीं कहा कि मुफ्त देंगे, हमने राहत दी है। आधा किराया लेते हैं, आधा नहीं लेते हैं, इसको राहत बोलते हैं। हमारे कांग्रेस के लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि मुफ्त और बढ़ा दिया महिलाओं को। हमने कहा ऐसे शब्दों पर परहेज करिए, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। ये आपको आने वाले समय में आप ही भुगतना पड़ेगा। जिन माताओं बहनों को आप लोगों ने मुफ्तखोर की आदत कह करके उनको अपमानित करने की कोशिश की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। हाँ, हमने मदद की है, हमने राहत दी है, इसको मुफ्तखोरी कहना अच्छा नहीं। मैं बिजली की बात कर रहा था, हमारे साथियों ने कहा कि बिजली पर सोचना चाहिए। बिजली पर हम पहले ही सब्सिडी दे रहे थे, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि नहीं, थोड़ा और करना चाहिए। हमने उसमें भी गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, दो कैटेगरी। एक गरीब होता है जिसके घर में 3 बल्ब 4 बल्ब होते हैं, उसका बिजली जो है वो 60 यूनिट के लगभग खर्च होता है, 50 से 60 यूनिट का खर्च होता है। हमने पहले उनके लिए 60 यूनिट तक बिजली में कोई किराया नहीं लेंगे ये तय किया था। लेकिन बाद में कहा कि एक वर्ग ऐसा है जो ना अमीर है ना बहुत गरीब है, उसके लिए थोड़ी राहत सोचनी चाहिए। जिसके घर में 5 बल्ब 6 बल्ब 7 बल्ब लगते हैं और उसका, हमने कहा उसका बिजली का किराया कितना यूनिट खर्च होता है, तो कहा गया कि 100 से 120 यूनिट तक लगभग उसका खर्चा होता है। तो हमने तय किया दोनों वर्गों को राहत देने का। हमने कहा 125 यूनिट तक हम बिजली का कोई किराया नहीं लेंगे। जुलाई महीने का बिल आया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसके घर में कोई कारोबार होता है, कोई फैक्ट्री लगी है, इंडस्ट्री लगी है, तो बात अलग हो सकती है। अन्यथा मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां जितने भी लोग बैठे हैं सबका बिल कितना आया है, जुलाई महीने का 0 बिल आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमने बात जब हमने ये सारा किया तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये तो बड़ा गलत हो गया। और आजकल क्या कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, गारंटी 10 गारंटियां दी। 10 गारंटी में एक गारंटी ये दी कि महिलाएं जो 18 साल से 60 साल की है उनको 1500 रुपए महीने का देंगे। वो गारंटी दे रहे हैं जिनकी अपनी ही गारंटी नहीं। और यहां का प्रभारी बनाया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, बघेल साहब को। उनको पूछना चाहिए क्या अपने प्रदेश में 1500 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को हर महीने का? अशोक गहलोत को पूछना चाहिए। 2 प्रदेश है जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां आने वाले समय में वो भी नहीं रहेंगी, क्या वो वहां राजस्थान में दे रहे क्या? अगर वहां नहीं दे रहे तो यहां कैसे देंगे? हमें तो तुम कह रहे कि तुम लोगों को मुफ्तखोर बना रहे, तुम क्या कर रहे? और दूसरी बात कही, हम 125 यूनिट नहीं 300 यूनिट बिजली का फ्री देंगे। अरे हम तो दे रहे हैं 125 यूनिट, तुम 300 की बात कह रही हो। ना कोई सुनने वाला ना कोई मानने वाला है। भरोसा होना चाहिए नेतृत्व पर, और भरोसा किसी पर है तो नरेंद्र भाई मोदी जी पर एक नेतृत्व हमारे देश का ऐसा है जिस पर भरोसा है, देश का भरोसा है। जो कहेंगे वो करेंगे। इसलिए भाई और बहनों, हमने इस बात कही कि इस बार बाकी सारी चीजें तो एक जगह, लेकिन आपकी बात एक काम और करेंगे, रिवाज बदले। जब रिवाज बदले की बात कह रहे तो बहुत विकसित हो रहे, उनका संतुलन बिल्कुल जो है, जिसको मैं कह सकता हूं जगमगा, वो कैसे होगा? हमने कहा रिवाज बदलने के बाद
गांधी जी थे सरकार। उत्तर प्रदेश में 35% से यही चल रहा था, 5 साल एक, 5 साल दूसरा और 5 साल तीसरा, ऐसा चलता था। लेकिन अब की बात योगी जी थे, योगी जी फिर आगे रिवाज बदला। गोवा में 90% में हमारी सरकार चल रही है, वो चल रही है। मणिपुर में हमारी सरकार चल रही है। गुजरात में रिवाज कई अच्छे से बदला हुआ है, 25 साल से बदला हुआ सरकार बनी है, चल ही रही है, लगातार चल रही है। हमारा पड़ोस का राज्य हरियाणा, वहां पर 2014 में सरकार भाजपा की बनी, 2019 में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर सरकार मनोहर लाल के नेतृत्व में चली, रिवाज बदला। तो हम हिमाचल प्रदेश में इस रिवाज को क्यों करते हैं? आइए हम भी रिवाज को बदलते हैं। आपकी बात एक ही काम करने को हमको बचा है। सरकार एक बार में अनेक बार बनी, सरकार एक बार में अनेक बार चली, लेकिन अब की बात हिमाचल प्रदेश में हमको इस रिवाज को बदलना है। भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार बने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। मोदी जी मजबूत होंगे, भारत मजबूत होगा और हिमाचल तो उनका अपना घर है, जिसको कहते हैं हमेशा वो। हिमाचल जब भी आना होता है ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आया हूँ। शिमला आते हैं, माल रोड में गाड़ी छोड़ करके पैदल चले जाते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं। धर्मशाला आते हैं तो गाड़ी में लोगों का, गाड़ी में खुली गाड़ी में उनका अभिनंदन स्वागत होता है। रात को रुकते हैं। पहले प्रधानमंत्री हिमाचल में आकर के धर्मशाला में रात की सभा किया, 2 दिन की बैठक की, सेक्रेटरी की तकलीफ। इससे भाइयों बहनों, उतना ही ना इधर ना सोचना, ना उधर सोचना, सीधे हम चले हैं और मिलकर के सीधे चलते रहेंगे। आदरणीय मोदी जी के साथ में चलते रहेंगे। मोदी जी के साथ हिमाचल भी चलेगा, हिमाचल का भी भला होगा, देश का भी भला होगा, आप सभी का भी भला होगा। यही निवेदन करने के लिए मैं आप सबके बीच में यहाँ पर आया हूँ और मुझे पूरा भरोसा है ये ऊना मैं थोड़ी सी सबसे पिछली बार रह गई जिले विजय का निवेदन कर रहा हूँ। अब की बार ऊना पूरे का पूरा चाहिए, सारा का सारा चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि गदेर विधानसभा क्षेत्र से आपने बहुत सुधारू विधायक के नाते राजेश ठाकुर की प्रक्रिया है, आपकी सेवा की है, खूब मेहनत की है, खूब परिश्रम किया है इनने, और इनकी सेवा जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में रही है, वो सारी बात तो आप लोग आप सब नहीं समझते हैं अच्छी तरह से। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में भी गदेर का विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में चाहिए। एक बात को लेकर के यहाँ भाई राजेश जी ने जो बात कही है कि जनसभा स्थल का जो ये मैदान है जहाँ हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी चारदीवारी के लिए और इसके साथ पार्क निर्माण के लिए जो है वो 40 लाख रुपए का कहा कि बजट का प्रावधान करना चाहिए। और इनका कहना ये भी है कि ग्राम पंचायत ब्रह्मपुर में जो सैनिक कल्याण बोर्ड के नाम पर जो जमीन हस्तांतरित करने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसको भी आगे बढ़ाया जाए ताकि यहाँ पर उस सारी चीज को लेकर के हम और भी बहुत बेहतर ढंग से काम कर सके। इन सारी बातों को लेकर के हम जो भी हमारी प्रदेश सरकार की ओर से जो करने का होगा उसको जरूर करेंगे। और जहाँ लगान के लिए जो बात कही है 40 लाख रुपए की, इसका प्रावधान हम करेंगे। इस बात को मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ। और एक और चीज मैंने कहा साथ में कहा है कि तो यहाँ एक शहीद स्मारक के लिए भी कहा कि शहीद स्मारक के लिए कुछ बजट का प्रावधान किया जाए, जिसका निर्माण भी करना चाहते हैं। उसके लिए भी आप प्रस्ताव हमें भेजें तो निश्चित रूप से उस पर हम विचार करेंगे। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ और आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। हिमाचल आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं
को बदलें। जो हिमाचल प्रदेश में वर्षों से चल रहा है, विवाद बदल करके मोदी जी के साथ खड़ा होकर के उनको मजबूत करने के लिए अपना योगदान दे, अपना समर्थन दे। इतनी बात कहते हुए आप सबका आज के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।